नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। होली बीत गई है, नया संवत शुरू हुआ है। वैसे चैत्र कृष्ण पक्ष बीतने के बाद जब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आती है तब से नया संवत माना जाता है, लेकिन अपने यहाँ खास करके बिहार में गाँव में होलिका दहन के बाद से ही नया साल शुरू मान लिया जाता है। तो आज नए साल के शुभारंभ में मैं आप सभी को कुछ ऐसे योग बताऊंगा जिसे देखने या समझने के बाद आप लोगों को यह कहना पड़ सकता है कि वास्तव में ज्योतिष भी कोई चीज़ है। ज्योतिष का मानना है कि प्रारब्ध में जो लिखा, भाग्य में लिखा, वो होकर रहेगा, किसी भी उपाय से नहीं टल सकता, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो भाई जब उपाय से टलेगा ही नहीं तो फिर यह जो बाकी जो तंत्र मंत्र सब बताया जाता है वो बेकार है। कुछ भी बेकार नहीं है। प्रयास तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। भगवान थोड़े ही मानता है, या मान करके बैठ जाए कि कुछ होगा ही नहीं तो बड़ा ही समस्या आ जाएगी। तो खैर, आप लोगों ने सुना होगा या स्वयं भी अनुभव किया होगा, किसी का भी जीवन, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, दो भाग में बांटा जा सकता है, विवाह के पहले और विवाह के बाद। विवाह के बाद ही व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उसका अपना परिवार आरंभ होता है। कई लोग उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हैं, उन्हें दिखाने आते हैं। तो जब मैं व्याख्या करता हूँ तो बीच में वो बोल पड़ते हैं कि भाई शर्मा जी, कोई पंडित जी, कोई कुछ, कि मेरा तो विवाह के बाद सब कुछ चौपट हो गया, नष्ट हो गया। विवाह के पहले तो मैं बहुत अच्छे से रहता था या रहती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सुखी संपन्न घर था। विवाह होते ही पता नहीं क्या हो गया। यही शिकायत बहुत सी महिलाएं भी लेके आती हैं कि बेटा तो मेरा एकदम हीरा था, हीरा, जब से विवाह किया तब से नाश हो गया। तो कुछ लोगों को किसी अन्य से, कुछ लोगों को किसी अन्य से समस्या रहती है। तो क्या वास्तव में कुंडली में इस तरह के कुछ संकेत मिलते हैं? क्या ऐसा होता है कि विवाह के बाद किसी के जीवन में इतना खराब समय आ जाए कि वो बर्बाद हो जाए या उसका सुख सौभाग्य नष्ट हो जाए? जब सुख सौभाग्य नष्ट होने की मैं बात कर रहा हूँ तो जीवन संगिनी अथवा जीवन साथी की हानि की बात नहीं है, उसकी ऊपर चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। मतलब वे लोग इतनी परेशानी में पड़ जाते हैं कि बार बार मुसीबतें आती हैं, हर काम में समस्या ही समस्या आती है। चाहे कितना भी धनी घर में क्यों न चली जाए, संपत्ति के रूप में क्यों न चली जाए, तो व्यक्ति को परेशानी आती है। ऐसा कई बार होता है। आप लोगों में से भी किसी को इस तरह के शिकायत रही हो कि विवाह के आने के बाद तो मेरा चौपट हो गया। लोग दोष देते हैं। अगर लड़की की कुंडली है तो वो अपने पति को दोष देती है, सास को दोष देती है, ससुर को दोष देती है, ननद को दोष देती है, या भैंसुर है देवर उसको दोष देती है। अगर लड़का की कुंडली है तो वो भी अपनी सास को, ससुर को, साला को, सलज को 10 गाली देता है, मारिया एकदम चंडाले ही है, चौपट कर दिया, सिखाते रहता है अपनी बेटी को। इस तरह की समस्या आती है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी चर्चा है, सचमुच में ऐसी चर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग समझते हैं कि विवाह के आने के बाद दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है, भाग एक साथ हो जाता है। तो अगर खराब मेरा है तो बढ़िया हो जाए, ये तो कभी ना होगा। आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, खराब है अच्छा, जो भाग्य में लिखा भी होगा। लेकिन ये भी तथ्यात्मक बात है कि विवाह के बाद व्यक्ति के सुख संपत्ति में कमी आती है, सुख संसाधन में कमी आती है या वृद्धि भी होती है। तो आज मैं कमी की बात करता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें हमसे पूछी है, मैंने उनकी कुंडली के आधार पर जब व्याख्या की है तो लगभग सटीक पाया गया है। इसी सिलसिले में आप देखिए
यह कुंडली है, ये भाव हो गए, ये भाव हो गए, पहला भाव, दूसरा भाव से लेकर 12वां भाव, ये कभी नहीं बदलता। हर कुंडली में 12 भाव होते हैं, वो कभी नहीं बदलते, क्योंकि लग्न हर 2 घंटे में बदलते रहता है। 24 घंटे के अंदर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, तो उसको 12 बराबर भागों बांटेगा तो 2-2 घंटे का पड़ता है ना भाई। तो हर 2 घंटे में ये 1 नंबर की जगह पर 2 नंबर, 2 की जगह पर 3 नंबर, ऐसे आते रहेगा। मतलब मकान वही है, किराएदार बदल रहे हैं, ये भाव नहीं कभी बदलेगा। अब जीवन साथी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सप्तम भाव, पति या पत्नी का। तो भाई विवाह के लिए सप्तम भाव, विवाह का भाव सप्तम, और विवाह के पश्चात ही रिश्तेदार बनते हैं, कुटुंबी बनते हैं, ससुराल। तो दूसरा भाव कुटुंब का, ये धन का ही नहीं है, कुटुंब का भी यही है, परिवार का भी यही है। 7वां भाव पति पत्नी का, दूसरा भाव कुटुंब का, इसको कुटुंबी बोलते हैं या कुटुंबनाथ बोलते हैं। और पहला भाव खुद का, जिसकी कुंडली है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि पहले भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, 3 ग्रह हो गए, पहला भाव, दूसरा भाव और 7वें भाव का स्वामी जो ग्रह है, वो तीनों में से कोई नहीं, सब 1, 2, 7 भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि 6ठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव में ही बैठा हुआ हो, तो विवाह के बाद व्यक्ति का जो सांसारिक सुख होता है वो नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला भाव, दूसरा भाव और 7वें भाव का स्वामी, चाहे वो 9 ग्रहों में से कोई भी हो, राहु केतु का तो वो स्वामी होते ही नहीं, तो 7 ग्रहों में से कोई भी हो, यदि 6ठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में बैठे हुए हों, तो विवाहोपरांत व्यक्ति का, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसका सुख सौभाग्य में कमी आ जाती है, नष्ट हो जाती है। भले ही वह कितना भी धनी घर में क्यों न गया हो, उसका लाइफ पार्टनर लाखों क्यों न कमाता हो, जमींदार का नानिया का है नहीं हो, ऐसे लोगों को पूर्व की अपेक्षा मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख में कमी आएगी ही आएगी। इसके अलावा एक चीज और है, क्योंकि विवाह की बात हो रही है, विवाह उपरांत जीवन बदलता है, तो विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, इसलिए यही नियम शुक्र के लिए भी लागू होता है। जैसे पहले भाव, दूसरे भाव, 7वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठे हुए हों, वैसे ही शुक्र को भी इन्हीं 3 में से कहीं स्थित होना चाहिए। शुक्र भी 6ठा, 8वां या 12वां में बैठा हो तो यह योग पूर्ण रूपेण लागू होता है। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने 2 कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कुंडली है धनु लग्न की, 9 नंबर को बोलते हैं धनु, इसलिए धनु लग्न हो गया। ये भाव पहला ही है, मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो पहले भाव में यहाँ 9 नंबर है, तो धनु लग्न की कुंडली हुई। देखिए सब ग्रहों की स्थिति लिखी हुई है। एक्चुअल कुंडली है किसी की, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि यहाँ समझाना है। तो यदि अब आप देखिए, पहले भाव यानी लग्न का स्वामी धनु बृहस्पति हुआ, गुरु हुआ, दूसरा 10 नंबर इसका स्वामी शनि हुआ, ये मकर राशि है यहाँ पर, और 7वें भाव यह हुआ 7वां भाव, 3 नंबर मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध होता है। लग्न का स्वामी गुरु, दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव का स्वामी शनि, और दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध, 3 ग्रह हो गए। और चौथा शुक्र का मैंने नाम लिया था, तो शुक्र। अब आप देखिए धनु लग्न का स्वामी गुरु कहाँ बैठा है, यह देखिए 12 नंबर, 12वां भाव है, भले 8 नंबर है, 12वां भाव में बैठा हुआ है। दूसरे भाव का स्वामी शनि 6ठे भाव में बैठा हुआ है, यही है 6ठा भाव, तो 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 7वां भाव यानी विवाह भाव का स्वामी बुध
वह भी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो तीनों नियम पूरे हो गए कि नहीं? पहले भाव का स्वामी 12वें में, 7वें भाव का स्वामी 12वें में, और दूसरा भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ गया। ये नियम तो पूरा हो गया। अब शुक्र को देखिए, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र ही है, सुख भोग को कराने वाला, देने वाला शुक्र ही है। शुक्र भी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो यह नियम अक्षरशः लागू हो गया। यह एक भले घर की कन्या या स्त्री की कुंडली है। आज से 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष पूर्व ये और इनकी हस्बैंड दोनों हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति में ही लोग ज्योतिषी या डॉक्टर या वकील के पास जाते हैं, तो भी मेरे पास आए थे, दोनों आए थे। तो जो मुझे लगा हमने बताया, समस्याएं कुछ ख़त्म हुई, कुछ भी बढ़ गई। तो एक बार वह महिला विशेष तौर पर हमको फ़ोन की कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कुछ जानना है विशेष तौर पर, मैं अकेले आना चाहती हूँ। कि आइए, कोई बात नहीं। आ करके सीधे सीधे उसने यही सवाल दागा कि क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही दुख रहेगा, सुख नहीं रहेगा? हम क्या हो गया भाई? तो वो भर्रा गई बोलने गले में, बोले कि मैं बहुत अच्छे घर की हूँ, अर्थात मेरे माता पिता की स्थिति अच्छी है, पहले भी थी, आज भी है, और मैं सुखी संपन्न रही हूँ, पली बढ़ी हूँ। लेकिन हम विवाह के बाद तो हम क्या बताएं कितने कष्ट में हैं। तो मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था, या जो हमारे हस्बैंड हैं उनके वजह से मैं ऐसा भोग रही हूँ? तो हमने उनको कहा कि देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी और के वजह से आप दुख भोगिएगा। जो आपके भाग्य में लिखा होगा वही होगा, दूसरे के इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि तो क्या ये बात आप बता सकते हैं? हम बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में इसकी चर्चा बखूबी की हुई है। देखिए, थोड़ा सा और अंदर प्रवेश कीजिए। 6, 8, 12, 6ठा, 8वां, 12वां भाव को त्रिक स्थान कहते हैं। त्रिक स्थान ये दुष्ट स्थान है, कष्टकारी स्थान है। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठा हो, वो निसंदेह अपनी दशा आदि में आपको परेशान कर ही देगा। दुष्ट स्थान है, दुख देता है ये सब चीज। तब मैंने, चूंकि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था, अब यदि मैं उसको जवानी केवल समझाता, मेरी आदत भी है, मैं जो भी किताब पढ़ता हूँ उसको मैं अलग जो विशेष नियम होते हैं जो एकदम मैं परख लेता हूँ कि हाँ ये योग जो कह रहा है बिल्कुल सही है। तो उसमें मेरे पास एक डायरी है, जो मेरे पास आते हैं बराबर उनको मालूम है। तो मैंने उसको निकाला, उसकी कुंडली खोली कंप्यूटर में, और मैंने वो निकाला, पेज खोजा, और मैंने कहा कि आप पढ़िए इसको। तो बोली नहीं, आप सब बोलेंगे नहीं, आप खुद पढ़िए क्या लिखा है। तब वो जब यही बात पढ़ी कि जब लग्नेश का स्वामी कुटुंबनाथ यानी द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक शुक्र है, यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव बैठा होता है, तो ऐसे लोगों का सुख सौभाग्य विवाहोपरांत नष्ट हो जाता है। हमने उससे पूछा कि आप यही आप जानना चाहती हैं ना? तो हाँ, लिखा हुआ है ना पहले से? तो हाँ भाई लिखा हुआ है। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि मैं आपको सुन करके लिख दिया। तो नहीं, आप तो हम ही को बोले के पढ़ने के लिए। तब मैंने उनको समझाया कि आपकी कुंडली का लग्नेश बुध गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है, नियम मिल गया? तो हाँ मिल गया। दूसरे भाव का स्वामी शनि 6ठे भाव में बैठ गया, मिला? हाँ जी मिला। 7वें भाव का स्वामी बुध 12वें भाव बैठा हुआ है ना? तो जी। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? तो वो भी यही बैठा हुआ है 12वें भाव में। तो हमने कहा कि अब बोलिए आपके साथ क्या होना चाहिए था? बोला हाँ। वो महिला भाव को रोने लगी। उसने कहा कि तब तो हमारा जीवन खत्म है कि नहीं? नहीं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यह सामान्य नियम है जो आप पर लागू हुआ, प्रमाण है ना भाई? या तो हाँ एकदम मान गए इस बात को। किसी ने आज तक बताया नहीं, मैं बहुत जगह गई, मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बहुत लोग इस बात को जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, आगे आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि मुझे शौक है पढ़ने का, एक बीमारी की तरह मैं पढ़ता रहता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि ज्योतिष वाला बहुत पढ़ता हूँ। तो जब हमको लगता है कि अरे भाई बड़ा ये तो विचित्र नियम है,
कानून ये बता रहा है, इसको जांच कर देखना चाहिए। तो मैंने जांचा है और सही साबित हुआ है। अब थोड़ी बता देता हूँ, चूंकि वो महिला की चर्चा है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, यही है 12वां भाव में, देखिए कैसे ज्योतिष काम करता है, एक ही बात नियम कैसे कैसे बदल जाते हैं। यदि ग्रहों में सारे ग्रह, नवग्रहों में 8 ग्रह क्यों न चौपट हो, सब खराबी का है नहीं हो, यदि शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का जीवन सुख से अवश्य गुजरेगा। भले दशाओं के कारण विपरीत परिस्थिति में फंसेगा, लेकिन वह हर हाल में उससे निकल जाएगा, उभर जाएगा। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में, यही है काल पुरुष की कुंडली, ये कभी नहीं बदलती। 12वां स्थान में देखिए 12 नंबर लिखा है ना, ये मीन राशि पड़ती है और शुक्र 12वें भाव में उच्च का माना जाता है। शुक्र ही समस्त लौकिक सुखों को देने वाला तथा उसका भोग कराने वाला है। यदि ये लग्न से 12वां बैठ जाए शुक्र, तो वह व्यक्ति ऐसे ही चला जाए दुनिया से, सुख न मिले, ये कतई संभव नहीं है। फिर मैंने उस महिला से पूछा कि आप बताइए कि लौकिक सुख में क्या आता है? जमीन। तो जी हाँ, जमीन आता है। आपने जमीन खरीदा कि नहीं विवाह के बाद? तो हाँ खरीदा। दूसरा, मकान आता है कि नहीं? या तो हाँ आता है। मकान अभी तक खरीदे कि नहीं, या बनाए कि नहीं? या तो हाँ खरीदे हैं, वो अभी लोन लेके खरीदे, लेकिन मेरे नाम पर है, हस्बैंड के नाम पर तो नहीं है, तो ना मेरे नाम पर है। तो मैंने कहा कि आप आई हैं मुजफ्फरपुर से और पटना में ज़मीन खरीद लिया, पटना में मकान बना लिया, ये सुख नहीं है जी? तो जी हाँ हाँ सुख तो है, ये तो जी है, पसाने के बजाय हमने खरीद लिया है। तो यही, अब आप उसको उल्टा सोचिए, कुछ नहीं है। अरे वर्तमान में दशा आपके खिलाफ जा रही है, इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं, दशा बदली, आज वो महिला सचुप पे सुखी है। कई लोगों को मेरे पास भेजी, अब आती है, प्रसन्नचित आती है। दूसरा प्रमाण, वृषभ लग्न की कुंडली, यह है वृषभ लग्न, 2 नंबर की राशि वृष राशि कहलाती है। इसका स्वामी शुक्र है। इस कुंडली में देखिए शुक्र कहाँ बैठा है? 8वें घर में, द्वितीय भाव। इसका स्वामी बुध। बुध कहाँ बैठा है? 6ठे घर में। सप्तम भाव का स्वामी 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? 12वें घर में। और सप्तम भाव का कारक शुक्र, जो लग्नेश भी इस कुंडली में 8वें में हो तो गया। 6, 8, 12 लग्नेश और शुक्र 8वें घर में। द्वितीय भाव का स्वामी बुध 6ठे घर में और सप्तम भाव का स्वामी मंगल 12वें घर में। हो गए कि नहीं? हूबहू यही योग है कि नहीं? भले कुंडली तो भी इनके साथ भी यही स्थिति है। ये तो मेरे खासी खास करीबी है, बहुत दूरों के बाद याद आई जब मैं उस महिला की कुंडली व्याख्या कर रहा था। ये वही जगह बैठी हुई थी, जब वो चली गई। देखिए संस्कार भी कोई चीज है। जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी अपने आप को रोक नहीं सके, चले आए देखने के लिए, माँ भगवती का दर्शन करने के लिए। उनको तो सब मालूम है कि कौन है। तो गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने देखा कि अरे भाई हो भाग्य, आप जैसे ब्राह्मण आ गए, देखिए मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। तब बहुत वर्णन उन्होंने कहा, एक से एक बातें उन्होंने करी कि तुम्हारी जो पुत्री है जगत जननी होगी, सब लोग पूजा करेंगे, इसके नाम लेकर के पतिव्रत धारण करेंगे, इत्यादि इत्यादि कहा। तब कहा कि भाई, पिताजी ने पूछा, हिमवान ने पूछा कि कुछ दोष भी है कि खाली बढ़िया बढ़िया गुण है? तो दोष कुछ न है, थोड़ा दुर्भाग्य है। तो भाई क्या दुर्भाग्य है भाई? तो दुर्भाग्य यही है कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो नंगा रहता हो, घर द्वार है नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं है, सांप ऊपर लपेटे रहता है, सब मैंने समझिए कि एकदम खत्मे है ये है। तो बड़ा दुख हुआ मैना को और हिमवान को। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने देखा कि हाँ रंग में भंग होना चाहता है, बोला कि देखिए भाई ऐसा नहीं है
कि सब जो जे बर के दोष बखाने, जितना भी मैंने इसके बारे में दोष बताया है वो सब हमको शिव जी के नज़र में आता है, शिव जी के समान वो है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अगर समर्थमान यथार्थ शिव जी जैसा विवाह हो जाता क्या दिक्कत है। वो जब कह के चले गए तो मैंने संस्कार की बात की थी। मैंने जब तक नारद जी रहे उन्होंने अपने पति से कुछ नहीं पूछा। जब नारद जी चले गए तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि पति ही एकांत पाई कह मैना, अपने पति को एकांत में पाकर मैना ने ये बात कही। क्या कही? नाथ न मैं समझी मुनिवर की बहना। हे स्वामी, मैंने मुनि जो नारद मुनि जो कह रहे थे मैं तो कुछ समझे नहीं कि क्या बात है। वो दोनों तरह की बातें कह के एकांत में पूछी, सबके सामने नहीं। तो इन्होंने भी हमसे पूछा तो बड़ा उसको बता रहे थे, तो हमको बताइए। तो मुझे तो पहले से मालूम था कि कुंडली के बारे में, कुंडली मैंने ही बनाई है। तो हमने कहा कि भाई जो सुनी थी नियम वो बताया था ना, फिर से कहिए। तो फिर मैंने उनको समझाया कि लग्न का स्वामी शुक्र 8वें भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी बुध 6ठे घर में, और 7वें भाव का स्वामी मंगल 12वें घर में, और 7वें भाव का काराग्रह शुक्र भी 8वें घर में है। तो बोलिए नियम लागू हुआ? तो हाँ हुआ। आपका क्या विचार है? तो कहेंगे एकदम सही है, इसको नोट कीजिए, हम नोट किए हुए हैं, उसे तो दिखाए हैं। तो ये बात लागू है। सब लोग जिसको ये शिकायत है कि विवाह के बाद मेरा तो चौपटा हो गया, तो भाई जी दूसरे को मत दोष दीजिए कि हस्बैंड की वजह से हो गया या पत्नी की वजह से हो गया या फलाने की वजह से हो गया। ये आपके भाग्य में लिखा होगा तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सब अपनी अपनी कुंडली में इस बात को जांच करके देखें, और यदि ऐसा है तो दूसरे को देश में कोई फायदा हो जाता तो है नहीं, और उसमें कोई बदलाव तो हो नहीं सकती। अब उसी तरह के बात इसमें भी रही है। मांगलिक योग है, ये कुंडली मांगलिक है, मंगल बैठा हुआ 12वें घर में। एक तो करेला और दूसरे दीप चढ़ा, एक तो सौभाग्य नष्ट होने वाली बात। शुक्राचार्य मंगल और मांगलिक योग बना दिया। लेकिन देखिए मांगलिक पर मैंने व्याख्या की है, संपूर्ण व्याख्या नहीं हुई है क्योंकि बहुत लेंदी विषय है, बहुत बड़ा विषय होता है, एक एक करके बीच में समझते रहूँगा। अब ये मांगलिक योग है, इसका लाइफ पार्टनर भी मांगलिक नहीं है, फिर भी शादी हुई, कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? ज्योतिष शास्त्र कहता है, जैसे मैंने शुक्र के बारे में बताया था, कि किसी भी ग्रह को जांचना है कि वह ग्रह अच्छा है या बुरा, तो इस बात को देखिए कि जो भी ग्रह अपनी ही राशि में हो जन्म के समय, या अपनी राशि को देख रहा हो, या सभी ग्रहों की उच्च राशि होती है, वह अपनी उच्च राशि में हो। तो 3 स्थिति हो गई, या तो अपनी ही राशि में बैठा हो, जैसे 1 नंबर का मालिक मंगल होता है, बैठा हुआ है ना अपने घर में भाई अपनी राशि में। मंगल 10 नंबर मुझ का होता है, अगर यहाँ पर रहता तुझ का कहते, तो यहाँ है नहीं, अपनी राशि में है, तो मंगल अति शुभ है। और यह भाव अन्य बातों के अलावा सुखों के भोग का है। मंगल अद्भुत है, अति श्रेष्ठ स्थिति में है, इसलिए इन समस्याओं के बावजूद भी सुख भोग में कमी नहीं आने दे सकता। इसका एक रहस्य और है, इनकी शादी मंगल की महादशा समाप्त हुई और राहु शुरू हुआ और शादी हो गई। तो जो सबसे बढ़िया ये मंगल जी दे रहे थे अत्यंत सुखमय, उसके बाद तुरंत बाद राहु चला 8वें घर में, चौपट करने वाला घर पे बैठा, राहु बैठा हुआ है। विवाह हुई, परेशानी बढ़ी, तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू हुआ। अब क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि विवाह के बाद भाग्योदय हो जाए? बिल्कुल होगा। जब ऐसा भाग्य की हानि हो तो है, तो भाग्योदय होने वाला हानि नहीं, योग नहीं है। तो विवाह के बाद भाग्योदय कैसे होता है, यह सब चीज कुंडली में जो गुण मिलापक करते हैं उससे पता नहीं चलता। अगर समग्र व्याख्या करेंगे तो पकड़ में आ जाती है।
तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य बदलता है, दुर्भाग्य नहीं, भाग्य। अगर दुर्भाग्य भी होगा तो भाग्य भी बदल जाएगा। कैसे, उसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।